क्या इंडिकेशन है कि हाँ अब घुटने बदलने की नौबत आ चुकी है? जैसे जैसे एज एडवांस होती है ये इस तरह से डैमेज होने लगता है कार्टिलेज। ये अगर सिचुएशन हो चुकी है, दोनों खराब हो चुके हैं, ये उबड़ खाबड़ दिखने लगा, यू नीड सर्जरी। क्या नी रिप्लेसमेंट बहुत मुश्किल सर्जरी होती है? अगर 107 साल के बाबा का हिप रिप्लेसमेंट मैं कर सकता हूँ, अभी तक जो दर्शक सुन रहे हैं सब उनसे छोटे ही होंगे। नी रिप्लेसमेंट के बाद क्या नॉर्मल घुटनों जैसे काम करेंगे वो नए घुटने? नी रिप्लेसमेंट के बाद आप रोज दौड़ नहीं सकते। क्या एक घुटना बदलकर भी काम चलाया जा सकता है? 60 से 70 के बीच में दोनों, 60 के नीचे जितना खराब है उतना बदले। लोग तेल की मालिश शुरू कर देते हैं कि इससे वापस जो है घुटने ठीक हो जाएंगे। बस आपके टेम्परेरी पेन को रिलीफ करता है। एक बार आपने नी रिप्लेसमेंट कर दिया, वो कितने समय तक चल जाएगा? नी रिप्लेसमेंट की लाइफ मिनिमम 25 साल। बहुत सारे लोग उकड़ू बैठना छोड़ देते हैं क्योंकि नहीं बैठ पाते। मेरे अपने फादर अभी 83 इयर्स के हैं, फर्स्ट क्लास चलते हैं। वहीं पे मेरी माँ जो 75 इयर्स की, उनके घुटनों में दर्द हो रहा है। तो ज़्यादा वजन नी रिप्लेसमेंट के पेशेंट को और ऐसे भी घुटनों के लिए ख़राब है जी। और वो लोग जो ये सोचते हैं कि नी रिप्लेसमेंट करा करके हमें घर में बैठना, फिर उन्हें नी रिप्लेसमेंट नहीं कराना चाहिए। आप जितना चलेंगे उतना बेहतर आपके नीज काम करेंगे। घुटनों में थोड़ा बहुत दर्द होना बुरी बात नहीं है। कुछ लोग तो ऐसा भी कह देते हैं कि अक्ल घुटनों में होगी इसलिए शायद दर्द हो रहा है। ये मजाक की बात है। लेकिन घुटनों में इतना दर्द किसे मानना चाहिए कि उसको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, यानी अब आपके घुटनों की जगह नए घुटने आपके लिए काम करेंगे। घुटनों में दर्द कब नॉर्मल है, कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आज इन्हीं सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हैं जो कि जॉइंट रिप्लेसमेंट एक्सपर्ट हैं, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। जब मैं आपसे ये बात कर रही थी तो ऐसे मुझे लगा थोड़ा बहुत घुटनों में दर्द तो मेरे भी होता है, आपसे पूछ लेना चाहिए। तो क्या ये बात सही है कि हल्के फुल्के घुटनों के दर्द में मैं आपसे ये पूछूं कि डॉक्टर साहब मेरे घुटनों में दर्द है, तो आप मुझे उसका क्या जवाब देना चाहेंगे? ऑब्जर्वेशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। आप उसको ऑब्जर्व कीजिए। अगर वो घुटनों का दर्द कभी आता है, कभी नहीं आता, कभी कभी मतलब महीने में एक आध बार आता है, जस्ट इग्नोर इट एंड ऑब्जर्व इट। अच्छा। जब वो ऐसा दर्द हो जाए कि आपकी डेली एक्टिविटी को अफेक्ट करने लगे, देन यू शुड विजिट अ डॉक्टर। अच्छा। और थर्ड, अगर इतना है कि आपकी इमीडिएट एक्टिविटी कंप्रोमाइज हो गई, फिर तो आपको जाना ही है डॉक्टर के पास। तो सिंपल सा तरीका है कि कितना सिग्निफिकेंट पेन है, वो कितनी डिस्कम्फर्ट दे रहा है, उससे आपकी लाइफ कितनी हैम्पर हो रही है, ये तीनों फैक्टर बताते हैं कि आपको कब क्या करना चाहिए। जैसे आपने कहा ऑफ एंड ऑन है, कभी कभी है, तो महीने में एक दो बार को कभी कभी माने या हर हफ्ते हो रहा है, हफ्ते में एक बार हो रहा है, उसे भी कभी कभी मान लेना चाहिए? अगर यंग बच्चा है, रेगुलर खेलने वाला है, लेस देन 30 ईयर्स एज है, उसको महीने में एक बार भी दर्द हो रहा है तो ही शुड विजिट डॉक्टर। अच्छा। अगर रेगुलर हो रहा है, 1 साल से हर महीने में एक बार दर्द हो रहा है तो ही शुड विजिट डॉक्टर। अगर उसकी उम्र कम है। उसकी उम्र कम है। अगर कोई फीमेल है जो जिसकी एज अराउंड 40 ईयर्स के आसपास है, प्लस माइनस 5 ईयर्स, उसको घुटनों में दर्द हो रहा है, माइल्ड सा है, डिस्कम्फर्ट है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने पे दर्द होता है, उकड़ू बैठने पे दर्द होता है, जमीन पे बैठने में दर्द होता है, उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बट 90% डायग्नोसिस ये है कि उसको कॉन्ड्रोमलेशिया पैटेली है, यानी घुटने के जो नी कैप होती है उसके अंडर की सरफेस थोड़ी, फीमेल्स में स्पेशली ये पाई जाती है, वीक हो जाती है। इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ अपने पेशेंट को, जैसे हमारे नेल हैं, हम नॉर्मल नेल के ऊपर अगर हम प्रेस करते हैं तो ये पेन नहीं करता, पर अगर किसी वजह से नेल अपनी बेड से उखड़ जाए और फिर हम जब उसको टच करते हैं तो बहुत दर्द होता है। इन द सेम वे, बिकॉज ऑफ अननोन रीजंस, किसी वजह से जो कार्टिलेज होती है, जब बोन के ऊपर उसकी जो सरफेस है वो किसी वजह से वीक हो जाती है, तो कॉन्ड्रोमलेशिया पैटेली होता है, जो नॉर्मल सप्लीमेंट्स एक्सरसाइजेस से 80 to 90% ठीक हो जाता है। नॉर्मल सप्लीमेंट से मतलब ग्लूकोसामाइन जो नॉर्मली रूटीनली यूज होते हैं, मेनली वही मैं देता हूँ, ग्लूकोसामाइन डाइसिन का कॉम्बिनेशन एंड रेगुलर एक्सरसाइजेस, क्वाड्रिसेप्स, वीओएम एक्टिविटी, उससे ठीक हो जाते हैं टेम्परेरी तौर पे। वो एक्टिविटी जैसे स्क्वाट करना, इंडियन टॉयलेट यूज करना, आजकल योगा बहुत चल रहा है, तो योगा में वो सारे मूवमेंट जिसकी वजह से उस लेडी के घुटने का दर्द प्रेसिपिटेट हो रहा है, उसको मैं कहता हूँ जस्ट होल्ड ऑन,
उसको ना करें, उसको अभी टेम्परेरी ना करे, परमानेंट कुछ भी नो नहीं है। ठीक इट्स है। अ टेम्परेरी नो फॉर 6 weeks, देन ऑब्जर्व, देन इट कैन एक्सटेंड इट अप टू 3 months, बट दैट्स इनफ। मतलब कोई भी एक्सरसाइज में अगर घुटनों में प्रॉब्लम आ रही है तो कुछ हफ्तों के लिए आप उसे रोक सकते हैं, Yes. लेकिन फिर आपको उसे परमानेंट रिज्यूम नहीं करना रोकना। चाहिए। परमानेंट रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनी एक्टिविटी इज अ डिफिशियंसी, इज Okay. अ डिजीज, एंड इट शुड बी ट्रीटेड। जी, तो जो आमतौर पर हम सप्लीमेंट समझ पा रहे हैं, कैल्शियम एंड विटामिन डी, यही सब कैल्शियम एंड लोगों विटामिन डी का घुटनों के दर्द या किसी भी आर्टिकुलर सरफेस पे ऑलमोस्ट ना के बराबर रोल है। इसका मेन रोल होता है कुछ नेचुरल सब्सटेंस, जैसे मैंने ग्लूकोसामाइन डायस्ट्रीन के बारे में जो स्टडी हुई 6 years 7 years के अलॉन्ग विद डायस्ट्रीन, इनका कोई बहुत मेजर साइड इफेक्ट नहीं होता है, एक्सेप्ट यूरिन का कलर डार्क हो जाता है। अच्छा, और उससे लोगों को परेशानी कभी कभी होती है, जी, या कोई किसी से एलर्जिक है तो परेशानी होती है। अदरवाइज डायस्ट्रीन ग्लूकोसामाइन कॉम्बिनेशन खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और अगर वो किसी पेशेंट को हेल्प कर रही है और उसकी लाइफ चल रही है तो ही और शी कैन यूज इट फॉर 6 months to 3-4 years। तो जो महिलाएं अभी हमें सुन रही हैं या जो लोग भी जिनके भी घुटनों में दर्द हो, सिर्फ महिलाएं ही क्यों, क्या वो ये सप्लीमेंट्स ओवर द काउंटर ले सकते हैं? किस तरह के सप्लीमेंट्स हैं ये? ओवर द काउंटर लेने पे फिर यू आर डिपेंडिंग ऑन द केमिस्ट। केमिस्ट। कहीं आपको सुन रहे हो और लोग नोट करके चले जाएं कि ये डॉक्टर साहब ने कहा है, ये दे दो। हाँ, तो फिर उसमें अगर ग्लूकोसामाइन डायस्ट्रीन सिर्फ केमिस्ट से पूछ के लेना है तो जो सबसे सस्ता मिले वो ले लें। उसमें कोई दिक्कत नहीं उसमें है। कोई दिक्कत नहीं। अगर ग्लूकोसामाइन डायस्ट्रीन कॉम्बिनेशन 50 रुपए का भी आता है और 5 रुपए का भी आता है तो 5 रुपए वाला लो, क्यों 50 रुपए लेना? ताकि केमिस्ट का फायदा तो ना हो कम से कम या उस फार्मा कंपनी का फायदा ना हो। बेटर कि अगर आपको रियली प्रॉब्लम, इट्स यू शुड गो एंड इवैल्यूएट विद योर डॉक्टर। जी, आपने जैसे कहा कि कोई भी और मूवमेंट, ये जो मैंने बताया ना, ये सबके लिए नहीं है। एज ग्रुप मैंने डिफाइन किया है 40 पार, 40 से ±5 years। जैसे ही आप 50 पे पहुंचते हैं, देन यू शुड गो टू योर डॉक्टर। एक्सरे होना चाहिए, इवेल्युएशन तो हर कंडीशन में होना चाहिए। जिस कंडीशन में भी आपकी प्रॉब्लम आपको रोज परेशान कर रही है या रोज की एक्टिविटी में दिक्कत कर रही है, इवेल्युएशन तो जरूरी है। क्योंकि घुटनों के दर्द की और भी कई वजह हो सकती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आइडेंटिफाई हो सकती हैं। क्या घुटनों का दर्द भी कुछ इंडिकेट करता है, अपार्ट फ्रॉम सप्लीमेंट की डेफिशिएंसी है, कुछ और भी इंडिकेट कर सकता है? जैसे जैसे एज बढ़ती है, घुटनों के दर्द का सबसे कॉमन रीजन होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है, जिसको आमतौर पर हम गठिया बोलते हैं, जो उम्र के साथ आता है। जो उम्र के साथ आता है, और ये बीमारी नहीं है। अच्छा, हाँ, मतलब ये बड़ा क्लियर बोल रहा हूँ, ये कोई बीमारी नहीं है। जैसे बालों का सफेद होना बीमारी नहीं है, आदमी का बच्चे से जवान होना, जवान होकर के बूढ़ा होना बीमारी नहीं है, उम्र का तकाजा है। उम्र का तकाजा है। उसी तरीके से ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी इज पार्ट ऑफ एजिंग प्रोसेस। ये होगी मेनली। फिर सवाल कुछ लोग पूछ सकते हैं कि मेरी दादी तो 90 साल की थी, वो चलती थी, और मेरी अम्मा 40 साल की है, उनको दर्द हो रहा है। ये वेरिएशन है, और ये वेरिएशन भगवान के हाथ में, यानी जेनेटिकली डिफाइंड होता है। ओके, कुछ लोग हो सकते हैं जो मेरे अपने फादर अभी 83 years के हैं, फर्स्ट क्लास चलते हैं। वहीं पे मेरी माँ जो 75 years की, उनके घुटनों में दर्द हो रहा है। अच्छा, तो एज ग्रुप से हर आदमी का कंपैरिजन नहीं हो सकता। हमने सोचा कि डॉक्टर आप हैं इसलिए चलते हैं, पर फिर आपने बताया कि माताजी नहीं चल पाती। मैं सीधा बोल रहा हूँ, मैं अपने घर का एग्जांपल दे रहा हूँ जी। तो ये जेनेटिकली डिफाइन होता है, और कोई भी नी पेन जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से, और आपकी एज 50+ है, तो सिंपल टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सिंगल टेस्ट, दैट इज एक्सरे। घुटनों का एक्सरे, बोथ नी, दोनों घुटनों का खड़े होकर एक्सरे। अगर आप खड़े होने की सिचुएशन में हैं तो खड़े होकर के दोनों घुटनों का एक्सरे, एपी एंड लेटरल, जिसमें एपी खड़े होकर किया जाता है, लेटरल मीन साइड व्यू, लिटा के लिया जाता है। अगर किसी भी एक्सरे वाले के पास आप जाते हैं और उसके पास वो कहता नहीं हम लिटा के एपी करेंगे, इट्स बेटर यू रिफ्यूज दैट सेंटर। अच्छा, क्योंकि खड़े होकर होना चाहिए, खड़े होकर होना चाहिए, इफ यू कैन स्टैंड। और डॉक्टर ने लिखा हो कि नहीं, खड़े होकर नहीं करना है, ऐसा कोई नहीं लिखेगा। वो कोई मेडिकल कंडीशन होगी कि आप खड़े नहीं हो पा रहे, फ्रैक्चर है तो नहीं पा रहे, तो ओके।
बहुत सारे लोग, चाहे वो पुरुष हो या महिला, उम्र के साथ साथ हम देखते हैं कि उकड़ू बैठना छोड़ देते हैं क्योंकि नहीं बैठ पाते। बहुत सारे लोगों को कई सारी ऐसी चीज़ों में दिक्कत आती है, फिर वो उसे छोड़ देते हैं। कुछ लोग ज़मीन पर नहीं बैठ पाते तो सिर्फ चेयर पर बैठते हैं। तो ये करना ठीक है, या जब ऐसा होने लगे तभी रुक जाएं तो कुछ बेहतर रिजल्ट हो सकता है? जब भी आपकी रूटीन एक्टिविटी में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आए और वो रेगुलर हो, 6 हफ्ते से ज़्यादा हो और आपकी एज 50 साल के ऊपर है, आपके घुटनों की माइल्ड सी प्रॉब्लम है जो रोज हो रही है, स्पेशली क्या होता है, 2 चीज़ें सबसे कॉमन होती है। एक, जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आपके घुटनों में डिस्कम्फर्ट आता है, दिस इज फर्स्ट साइन। सेकेंड, जब आप जमीन में बैठ के पूजा कर रहे हैं या घर में बैठ के खाना खा रहे हैं या कुछ भी ऐसा जो जमीन में बैठ कर रहे हैं उसमें आपको उठने में दिक्कत आती है, ये फर्स्ट साइन है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। इसके लिए मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूँ, जमीन पे बैठने वाली ऐसी एक्टिविटी जो आप अवॉइड कर सकते हैं, आप उसको अवॉइड कर लीजिए। स्टेयर क्लाइंबिंग भी कुछ डॉक्टर्स मना करते हैं, बट मैं यूजुअली नहीं मना करता, क्योंकि अगर आपकी स्टेयर क्लाइंबिंग, आज दिल्ली में 60% जनता, 70% जनता तो स्टेयर पे ही जनता है। रेजिडेंस ऐसे हैं मल्टी स्टोरी, तो जहाँ लिफ्ट नहीं है या जहाँ लिफ्ट नहीं है तो स्टेयर्स तो जरूरी है। तो स्टेयर क्लाइंबिंग अगर आपको स्टॉप करनी पड़े, मीन्स यू नीड एक्चुअली अ ट्रीटमेंट। अब वो ट्रीटमेंट डिफाइन कैसे होता है, लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट करते हुए बताता हूँ। एक्सरे कराइए खड़े होकर के, उसके अंदर आप देखेंगे गैप दिखता है। हर मरीज आके कहता है गैप बढ़ गया, गैप बढ़ता नहीं है, घुटनों में गैप आ गया, घुटनों में गैप आ गया, वो गैप आता नहीं है। वो गैप जो होता है वो नॉर्मल होता है। अच्छा, नॉर्मली जो गैप दिखता है, ऊपर वाली बोन हड्डी जो जांघ की हड्डी होती है और नीचे वाली टांग की जो हड्डी होती है, उसके बीच में एक गैप दिखता है। वो गैप करीब करीब 1 सेंटीमीटर का होता है, यानी आपकी ये उंगली के बराबर का गैप होता है। ये ऑलमोस्ट नॉर्मल है। ये एज के साथ इतना गैप घट करके इतना हो जाता है, घटता है। और फाइनली ये गैप जब खत्म हो जाता है, जब आप उस एक्सरे को देख करके वो गैप आइडेंटिफाई ना कर पाए, यानी कि बोन, थाई की बोन और घुटने की, लेग की बोन दोनों एक दूसरे को टच कर रही है, तो द ओनली ट्रीटमेंट अवेलेबल इज सर्जरी, दैट इज नी रिप्लेसमेंट। अच्छा, जब तक स्पेस आपका दिख रहा है तब तक आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। उसमें एक्सरसाइज, उसमें सप्लीमेंट, उसमें वैरायटी ऑफ इंजेक्शंस अवेलेबल हैं। आजकल नए फैशन में स्टेम सेल, प्लाज्मा थेरेपी, प्लेटलेट थेरेपी, इन दिस प्रॉब्लम, बहुत कुछ चल रहा है। इससे कुछ फायदा होता है? नए जमाने के जो ट्रीटमेंट हैं, जो ये नए जमाने के ट्रीटमेंट चल रहे हैं, जो ग्लोबल रिव्यू आर्टिकल आया था आज से 1.5 साल पहले, उसमें ये एक बताया गया है कि आप कोई भी इंजेक्टेबल फॉर्म में स्टेरॉइड लें, या आप लुब्रिकेंट लें, या आप एनरिच्ड प्लाज्मा लें, या आप स्टेम सेल लें, या कुछ भी इंटरवेंशन करते हैं, इन सब के लॉन्ग टर्म रिजल्ट 1 साल बाद सेम है। यानी वो बस टेम्परेरी रिलीफ देंगे? जी। वो टेम्परेरी रिलीफ तो दवाएं भी देंगी? दवाओं के साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि किसी की किडनी में प्रॉब्लम है, किसी के लिवर में प्रॉब्लम है, ये सीधे साइट पे जा रहा है। और हाँ, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बात करते हुए आया, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग इंजेक्शन से डरते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, दवाई दे दो, दवाई दे दो। तो दवाई जब हम खाते हैं, खाने के बाद वो एब्जॉर्ब होकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है और उसका एक छोटा सा पोर्शन घुटने तक पहुंचता है। वहीं जब हम इंजेक्शन देते हैं तो वो हम घुटने के अंदर देते हैं, वो यहीं लगाया जाता है, और वो यहीं नीम के अंदर लगाया जाता है, और वहां से मैक्सिमम दवा जो भी दी जाती है वो सीधे सीधे नी में जाती है, वो आपकी बॉडी में नहीं सर्कुलेट होती है, या बहुत ही मिनिमल सर्कुलेट होती है। तो जो मैक्सिमम इफेक्ट विद मिनिमम साइड इफेक्ट है, दैट इज इंजेक्शन, इफ इट इज इंडिकेटेड। फैशन में नहीं लगाना। अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि इंजेक्शन लगेगा तो फिर इंजेक्शन ही काम करेगा। बेहतर है, काम हम जैसा कुछ नहीं बेहतर है। देयर इज ऑलवेज ऑप्शन। वो बेहतर नतीजे दे सकता है। आप पेन किलर रोज खाएं और आप 3 महीने में कभी एक बार इंजेक्शन लगा लें, तो मुझे लगता है कि इंजेक्शन इज बेटर देन आपका मेडिकेशन। लेकिन ये भी नहीं है कि हर 3-3 महीने पे आप इंजेक्शन लगाते जाएं, ये पॉसिबल नहीं। डॉक्टर साहब, कई बार जब लोगों के घुटने में दर्द होता है और उनको ऐसा लगता है कि लुब्रिकेशन घट रहा है, तो बहुत सारे लोग तेल की मालिश शुरू कर देते हैं कि इससे वापस जो है घुटने ठीक हो जाएंगे। किस हद तक काम करती है तेल की मालिश इस तरह के घुटनों के दर्द में? तेल की मालिश जो घुटने में की जाए तो ये आदमी को सुख देती है,
हाँ, इलाज और करती है नहीं? इलाज में ये है कि अगर उसके साथ जो आजकल लुब्रिकेंट्स आए, मतलब जो मसाज के लिए जेल आते हैं, ऑयल्स आते हैं, उसमें काउंटर इरिटेंट होता है जो स्किन को इरिटेट करता है, तो जो घुटने का पेन है वो मास्क हो जाता है और मरीज को लगता है कि उसको फ़ायदा हुआ। अच्छा। ये पैथोलॉजी यानी जो बीमारी उस पर कोई असर नहीं करता है, बस आपके टेम्परेरी पेन को रिलीफ करता है। और दूसरे, मैं ही घर पे बैठा हूँ, कोई आके मसाज करे तो मुझे अच्छा लगेगा, एक वेलबींग की फीलिंग देता है। इसका आपकी बीमारी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर सरसों का तेल भी गर्म करके लगाया जा रहा है तो वो अंदर कोई लुब्रिकेशन बढ़ाएगा नहीं? अभी तक के साइंटिफिक जो रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं। और अभी इस सवाल को थोड़ा सा उल्टा कर दूं, जो लोग शुरू से लगा रहे हैं, क्या उनको कुछ लंबे समय तक घुटनों के उनकी दर्द से स्किन बचे अच्छी रहेंगे? रहेगी। अच्छा, क्योंकि मॉइस्चराइजेशन हो जाएगा। मॉइस्चराइजर जी। क्या इंडिकेशन है जो किसी मरीज को बताएंगे कि हाँ, अब घुटने बदलने की नौबत आ चुकी है? एक तो आपने एक्सरे को अच्छे से एक्सप्लेन किया कि अगर वो गैप खत्म हो चुका है तो फिर घुटने बदले जाएंगे। क्या उसको भी कुछ साइन सिम्टम्स मिल सकते हैं जो पेशेंट समझ सकता है? हाँ, अगर किसी भी आदमी को जिसकी उम्र 50 साल के ऊपर है, ग्रेजुअली धीरे धीरे उसका डेली एक्टिविटी घुटने की डिस्कम्फर्ट की वजह से अगर कम हो रही है, तो उसे ये समझना चाहिए कि उसके घुटनों में प्रॉब्लम है। और वो घटते घटते, पहले रोज 5 किलोमीटर पैदल चल रहे थे, रोज सुबह वॉक जाते थे, फर्स्ट क्लास चल रहा था, अब 3 ही किलोमीटर चल पाते हैं, फिर 1 ही किलोमीटर चल पाते हैं, फिर अवॉइड करते हैं, फिर सब लोग मार्केट में जा रहे हैं घूमने के लिए, अरे छोड़ो मेरे घुटने में दर्द है, और फिर पार्क तक भी जाना अवॉइड करते हैं। अगर आप इस लेवल पे आ गए कि आप वहां से यहाँ पहुंच गए कि आपका घर से बाहर जाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि घुटने में दर्द है, दिस इज फर्स्ट इंडिकेशन। फिर आप जा करके एक्सरे कराएं, अगर उस एक्सरे में गैप खत्म हो गया है तो आपको सर्जरी करानी चाहिए। मैं दिखाना चाहूँगा जी, ये कुछ मॉडल है। ये देखिए, ये एक नॉर्मल घुटना है, ये ब्लू कलर जो दिख रहा है ये कार्टिलेज है, ये जो बीच में है ये मेनिस्कस है, और यही एक्सरे में आपको बोन दिखती है, बट बीच का सॉफ्ट टिश्यू नहीं दिखता जो गैप के फॉर्म में नजर जो मेनिस्कस जहाँ है, मेनिस्कस वहाँ गैप दिखता, वो गैप दिखता है। जैसे जैसे एज एडवांस होती है ये इस तरह से डैमेज होने लगता है कार्टिलेज। ये देखिए रेड है, इधर ब्लू है, ये पार्शियल डैमेज है क्योंकि रगड़ खा रहा है, रगड़ खा घिसते हैं। और उससे क्या होता है कि ये जो घिसा जाता है वो धीरे 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 साइड में दोनों तरफ हो जाता है, और ये घिस करके जो यहाँ की बोन्स हैं वो साइड में जमा होते हैं। जैसे हम चंदन को घिसे, क्योंकि तो मेनिस्कस घट रहा है, मेनिस्कस साइड में, मेनिस्कस तो बहुत बॉर्डर पे होता है। हाँ। एक्चुअली तो कार्टिलेज एक दूसरे को रब करती है जी। तो मैं बता रहा था कि जैसे चंदन को हम घिसे जी, तो घिसते घिसते हम देखते हैं किनारे किनारे वो जमा हो जाता है। उसी तरीके से जब हम घिसते हैं तो साइड में बोन्स जमा हो जाती हैं। देखिए ये ज़्यादा घिस गया, ये साइड में एबनॉर्मल बोन जमा हो गई, इसी को चोंच निकल आई है, ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं। ये चुभते हैं, इसी से लूज बॉडी बनती है, यानी कि घिस करके एक फ्री बॉडी बन गई। ये अगर सिचुएशन हो चुकी है, दोनों खराब हो चुके हैं, ये उबड़ खाबड़ दिखने लगा, और इस मॉडल में तो ये मेनिस्कस दिख रहा है, बट एक्चुअली जब हम एक्सरे करते हैं तो ये गैप जो है, जो यहाँ पे लगभग 1 सेंटीमीटर का था, वो खत्म होकर के 0 हो जाता है। अगर ये सिचुएशन है यू नीड सर्जरी, ये सिचुएशन है तो इट इज डिस्क्रिशन ऑफ डिसीजन बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट। जैसे आप इसको देखें तो इस तरफ अगर आप देखते हैं, इस तरफ एक स्पेस दिख रहा हल्का सा, है ना, और इस तरफ स्पेस नहीं दिख रहा है। हाँ। इसका और इसकी एज 70 प्लस है, 74-75 है, ठीक है। तो इस पेशेंट में मैंने केवल इस तरफ का नी रिप्लेसमेंट किया है जिससे कि ये गैप बढ़ जाए, मेंटेन हो जाए। इसी को गैप कहते हैं। गैप बढ़ता नहीं, गैप कम होता है, और जब यहाँ बोन एक दूसरे को रब करने लगती हैं तो पेन होता है, तब दर्द होता है। और ये जो चोंच जैसी दिख रही है ना जी, यही ऑस्टियोफाइट है, इसी को ऑस्टियोफाइट बोलते हैं। ऑस्टियोफाइट मतलब हड्डी ही कुछ इधर जाके जमा हो गई, ये दिख रहा है, ये प्लस ये गैप खत्म हो गया जी, ये गैप खत्म हो गया, इधर गैप मेंटेन है। इसको अगर हम इस तरफ कंपेयर करेंगे तो
इधर यहाँ से यहाँ तक आपको एक ब्लैक लाइन दिख रही है, यानी गैप है। गैप है। यहाँ वो ब्लैक लाइन ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, यानी गैप नहीं। और ये नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है। ये लग गए, ये आर्टिफिशियल नी लग गए। ये जो आपको वाइट दिख रहा है ये मेटेलिक इम्प्लांट है, ये मेटेलिक इम्प्लांट है। और ये जो गैप आपको दिख रहा है इसमें भी गैप दिख रहा है, इसकी जगह वो हाई मॉलिक्यूलर वेट का पॉलीइथाइलिन प्लास्टिक लगाते हैं जो इसके बीच में रहता है और इस गैप को मेंटेन करता है। तो अब क्या करेंगे? कुछ दिनों तक टाला जा सकता है। नी रिप्लेसमेंट कभी भी इमरजेंसी सर्जरी नहीं होती, ये टोटल प्लान्ड सर्जरी होती है। कोई ये कहे कि जी नहीं कल ही करनी है, ना। ये डिस्कशन डिसीजन पहले पेशेंट्स अपनी फैमिली में करें, वो अपना टाइम डिसाइड करें, फिर डॉक्टर के साथ मिलें, डॉक्टर्स के साथ मिल करके डिसाइड करें। और जितना रोल सर्जरी का है उससे ज़्यादा रोल पेशेंट के पोस्ट ऑप पीरियड का है एंड प्री ऑप पीरियड का है। अगर कोई पेशेंट मेरे पास व्हील चेयर पे आया है क्योंकि वो इतने दिन से नहीं चला और वो चल नहीं पा रहा है और व्हील चेयर पे आया है, तो उसकी प्रोग्नोसिस एज कम्पेयर टू एक पेशेंट जो मेरे पास वॉक करते हुए दर्द के साथ आया है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। किस ऑब्वियसली जो चल के आया उसकी बेहतर होगी, उसकी बेहतर होगी। क्यों? क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा, अगर कोई व्हील चेयर पे आया है यानी कि घुटने इतने खराब हो गए कि वो चला ही नहीं बहुत दिनों से, उसका साइड इफेक्ट क्या हुआ? मांसपेशियां तो वीक हो गई ना। हम नी रिप्लेसमेंट में तो एक्चुअली तो आर्टिकुलर सरफेस को ही बदलते हैं, मसल्स तो वही नहीं, जो सपोर्ट करने वाली मांसपेशियां हैं वो तो वही हैं जी। इसलिए मेरा प्रोटोकॉल ये होता है कि मैं अपने सारे पेशेंट्स को कहता हूं कि जिस दिन आप डिसाइड करें कि आप सर्जरी के लिए रेडी हैं, उसके 15 दिन में सर्जरी होगी। वो 15 दिन मैं उसको पेन कंट्रोल करके, फिजियोथेरेपिस्ट को भेज करके, पेशेंट को काउंसिल करके, विद सपोर्ट विदाउट सपोर्ट बाहर घूमने के लिए भेजता हूँ, जिससे मांसपेशियां एक्टिव हो जाए, उनमें थोड़ी ताकत आ जाए। और जब 15 दिन ये करता है और फिर जो व्हील चेयर पे आया था वो हो सकता है वॉकर से आए, जो वॉकर से आया था हो सकता है वो छड़ी से आए, जो पेन में आया था मैंने पेन को कंट्रोल किया तो हो सकता है बिना पेन के आए। और तब जो सर्जरी करेंगे उसका रिजल्ट एज कम्पेयर टू सर्जरी से बहुत बेहतर होगा जी। और बड़ा क्लियर बता दूं, हर डॉक्टर मैं भी ये कहता हूं कि आप अगले दिन से खड़े होके चलोगे। ये बात फैक्ट है कि अगले दिन से खड़े होके चलोगे। अच्छा। लेकिन कंप्लीट रिकवरी नी रिप्लेसमेंट की अगर आपको एसेस करनी है तो 3 to 4 मंथ का टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि जब हम सर्जरी करते हैं तो जो बोन वाला पेन है वो तो खत्म हो जाता है, एक नया सर्जिकल पेन जो हमने उसको दिया है वो तो रहता है, उसका हीलिंग टाइम अपना है, क्योंकि नी में मोबिलाइजेशन भी होना है। तो मूवमेंट के साथ धीरे धीरे तो सर्जिकल पेन डे बाय डे कम होता जाएगा और एक नया डिस्कम्फर्ट आएगा। वो डिस्कम्फर्ट क्या होता है कि बहुत सारे मरीज आकर कहते हैं अंदर गरम गरम लगता है, अच्छा। अंदर ठंडा ठंडा लगता है, अच्छा। अंदर बड़ा अजीब सी होती है, बेचैनी होती है, कराने के बाद रात में नींद नहीं आती है, अजीब सा लगता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो हम कैप करते हैं, आर्टिफिशियल नी जॉइंट ट्रांसप्लांट करते हैं, वो मेटल का बना होता है और बॉडी है, लाइव है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप घर में कोई मेटल का ग्लास रखा हो और कोई लकड़ी का ऑब्जेक्ट रखा हो, तो ग्लास को टच करें तो वो ठंडक देता है, लकड़ी का कम ठंडक देता है, और हम अपनी बॉडी करें तो वो नेचुरल फीलिंग देता है। इन द सेम वे जब हम इम्प्लांट को अंदर डाल देते हैं तो वो क्या करता है, वो कोशिश करता है कि जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर है उससे मैच करने की कोशिश करे। तो अगर गर्म इन्वायरमेंट है तो वो गर्म होगा और ठंडा इन्वायरमेंट है तो ठंडा होगा। तो बॉडी उसको कोप अप करने के लिए क्या करती है, उसको टाइम लगता है 3-4 महीने 6 महीने तक का। होता क्या है कि उसके चारों तरफ एक शील्ड हो जाती है, वहां के टिश्यू के ऊपर एक लाइनिंग डेवलप हो जाती है जो उसके इस न्यूरोजेनिक सेंसेशन को मास्क कर देती है, जिसके बाद आदमी को लगता है कि हाँ अब मैं नॉर्मल फील कर रहा हूँ। एंड इट वेरीज बिटवीन 3 to 6 मंथ। यानी ये कुछ डिस्कम्फर्ट हैं जो लाजमी है, जो आएंगे और समय के साथ ठीक हो जाएंगे। इसके लिए न खुद परेशान हो न अपने बेचारे डॉक्टर को परेशान करें। 2-4 महीने उसके साथ बियर करें। लेकिन कब ऐसा कौन से डिस्कम्फर्ट हैं जिसमें तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए? ए, अचानक आप चल रहे हैं, चल नहीं पाए। बी, बहुत सीवियर बद दर्द हो रहा,
गो टू हॉस्पिटल। सी, आप सर्जरी करा के आए, उसमें से कोई डिस्चार्ज आ रहा, गो टू हॉस्पिटल। ये 3 वजह ये हो 3। सकते हैं। क्या नी रिप्लेसमेंट बहुत मुश्किल सर्जरी होती है, लोगों को इससे डरना चाहिए, क्रिटिकल सर्जरी है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम नहीं। लाइफ थ्रेटनिंग बिल्कुल नहीं है। कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं बट लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। नहीं है। 99.9% लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ कुछ हो गया हो तो मैं नहीं कह सकता, डॉक्यूमेंटेड भी है वो, दैट इज एन एक्सीडेंट, वो दैट इज वेरी सेपरेट, एक्सेप्शनल केसेस, एक्सेप्शनल केसेस। बट अदरवाइज नी रिप्लेसमेंट या एनी जॉइंट रिप्लेसमेंट, नी, हिप, शोल्डर, एल्बो, सब, एनी जॉइंट रिप्लेसमेंट इज मोस्ट रिवार्डिंग सर्जरी। सक्सेस रेट इज ऑलमोस्ट 97 to 98%। क्या घुटने बदलने की सर्जरी बहुत ज्यादा महंगी है या पहले से कुछ बदलाव आया है उसमें? आज नहीं, महंगी क्या है, मतलब नॉर्मली किसी भी घुटने, जो इम्प्लांट, जो एनपीपीए की गाइडलाइन आने के बाद जो बेस्ट इम्प्लांट है उसका भी प्राइस 1 लाख रुपए की कैपिंग है। तो बेस्ट इम्प्लांट जो अवेलेबल है इंडिया में, उसकी कैपिंग, इम्प्लांट का प्राइस 1 लाख रुपए है। और उसके ऊपर सर्जन एंड हॉस्पिटल का खर्चा करीब करीब रफली अगर मान लें तो मिनिमम, सबसे मिनिमम भी बेसिक बता दूँ तो करीब 1.5 लाख के आसपास का है। तो 2.5 लाख रुपए में एक तरफ के घुटने का ऑपरेशन हो सकता है। अगर आप इकट्ठे कराते हैं तो और कंजर्वेटिव कम हो सकता है। बट आपको ये मानना पड़ेगा कि आप करा कहाँ रहे हैं। आप जाहिर है चायोस पे पी रहे हैं या ताजमहल में पी रहे हैं, ये डिफरेंस करता है। इसको आप कंपेयर ना करें। जाहिर सी बात है। क्या एक घुटना बदलकर भी काम चलाया जा सकता है या आमतौर पर दोनों ही बदलने पड़ते हैं? अगर दोनों घुटने खराब हैं तो दोनों बदलने चाहिए। और खराब की डेफिनेशन ये नहीं है एक्सरे खराब है। खराब की डेफिनेशन ये है कि मरीज को तकलीफ है या नहीं। एक्सरे कितना भी डैमेज हो, अगर मरीज रोज 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर चल रहा है, स्पेस नहीं है, मरीज 4 किलोमीटर चल रहा है, 5 किलोमीटर चल रहा है, उसको दर्द नहीं है, तो नो नीड ऑफ सर्जरी। अच्छा, फिर डोंट ट्राई टू ट्रीट द एक्सरे, ट्रीट योर पेशेंट। मतलब आप अपने इन्वेस्टिगेशन, जांचों का इलाज ना कराएं, अपना इलाज कराएं। यानी अगर गैप बिल्कुल भी खत्म हो गया है और मरीज को दिक्कत नहीं है तो कोई क्यों कराना। तो किस केस में आप एक बदलेंगे और किस केस में दोनों बदलेंगे? अगर मरीज मेरे पास आता है, वो कहता है कि मेरे को दोनों में डिस्कम्फर्ट है, एक में 70% है, एक में 30% है, और उसका एज ग्रुप 60 से 70 के बीच में है, इन टोटलिटी आउटकम बेहतर होता है। अगर दोनों घुटने खराब हैं, दोनों में डिस्कम्फर्ट है, तो 2 बार रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम होना, 2 बार हॉस्पिटल में एडमिट होना, 2 बार उसी फेज से गुजरने से बेहतर है कि हम एक ही बार में करें। तो बायलेटरल नी रिप्लेसमेंट रिकमेंडेड है अगर एज ग्रुप 60 से 70 के बीच में है। 60 के पहले जितना खराब है उतना ही बदलें। 70 के ऊपर भी मैं बायलेटरल नी रिप्लेसमेंट एक साथ करने से बचता हूँ, अवॉइड करता हूँ। 99.9% मैं नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि 70 के बाद रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं बिकॉज ऑफ एज। वो कुछ दिनों बाद करने चाहिए। ऐसा लॉन्ग टर्म ट्रायल्स ने यही बताया, लॉन्ग टर्म आउटकम में यही बताया कि 70 ईयर के बाद बेहतर यही होता है, लॉन्ग टर्म इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट यही होता है कि हम एक एक करके करें, एक एक करके बदलें। फिर 70 के बाद 70 के बाद 60 से 70 के बीच में दोनों। ओके। 60 के नीचे जितना खराब है उतना बदले। अच्छा, मतलब इसमें जितना खराब इतना बदले, इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर एक तरफ का खराब है, जैसे मैंने ये दिखाया, ये एक ही तरफ का खराब है और पेनफुल बहुत है, तो यूनिकोंडाइलर नी अवेलेबल है, केवल एक पोर्शन, हाफ पोर्शन ही बदला जाए। अगर दोनों तरफ का खराब है तो पूरा बदले। और अगर 50-60 से कम उम्र है और तकलीफ तुम्हें एक ही तरफ है तो दूसरे का क्यों कराना। जाहिर सी बात है। यंगेस्ट किस एज से नी रिप्लेसमेंट अमूमन आप कर रहे हैं और किस एज तक कर रहे हैं? मतलब वैसे तो रेयर केसेस में सीवियर रूमेटॉइड आर्थराइटिस यंग एज में, अब आप नी रिप्लेसमेंट इन यंग एज की बात अगर आप कर रहे हैं तो उसका जो मेन रीजन होता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के अलावा भी नी की आर्टिकुलर कार्टिलेज किसी वजह से अगर दर्द डैमेज हो जाए, नॉन रिपेयरेबल हो और रेगुलर पेनफुल है जी, उसकी लाइफ एक्टिविटी कंप्रोमाइज हो रही है, लगातार दर्द है, रोज पेन किलर खाने की जरूरत पड़ रही है 6 महीने साल भर से, तो 30-40 के बाद भी नी रिप्लेसमेंट किया जाता है एक्सेप्शनल सिचुएशन में। 1 सीवियर पेनफुल नी कॉज ऑस्टियोआर्थराइटिस,
केमिकल आर्थराइटिस, मतलब यूरिक एसिड आर्थराइटिस या एल्केप्टोन्यूरिया, इस तरह की कुछ रेयर डिजीजेस होती हैं जी। या एकदम नॉन रिकंस्ट्रक्टेबल नी जॉइंट डैमेज है, पोस्ट ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट बचपन में 15 साल पे हुआ था, अब इतना खराब हो गया कि मुझसे चला नहीं जा रहा 40 साल पे, तो नी रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। और किस उम्र तक? किसी भी उम्र तक किया जा सकता है। 70, 80, 90? 70, 80, इट्स टोटली नंबर, एज नंबर इज जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, इट्स द मेडिकल फिटनेस। पेशेंट फिट है तो ठीक है, पेशेंट अनफिट है तो 40 साल पे भी अनफिट है, और फिट है तो 107 साल पे भी अनफिट है। अगर 107 साल के बाबा का हिप रिप्लेसमेंट मैं कर सकता हूँ तो अभी तक जो दर्शक सुन रहे हैं सब उनसे छोटे ही होंगे। यानी किसी भी उम्र में किसी भी उम्र में कर किया जा सकता है। बेसिक चीज है कि आप मेडिकली फिट है सर्जरी के लिए या नहीं फिट है। जी। नी रिप्लेसमेंट के बाद क्या नॉर्मल घुटनों जैसे काम करेंगे वो नए घुटने? नहीं। अच्छा, क्या नहीं करेंगे? आपने जो सवाल पूछा उसका ट्रू आंसर यही नहीं। बेहतर करेंगे क्या? हाँ, बेहतर करेंगे। नहीं, मैंने इसलिए कहा कि नी रिप्लेसमेंट के बाद आप रोज दौड़ नहीं सकते। अच्छा। बेटर अवॉइड। अच्छा। लोग कह सकते हैं कि नहीं आप दौड़ सकते हैं, हाँ। बट उसका साइड इफेक्ट वो लूज हो जाएंगे, उसकी अपनी लॉन्गेविटी कम हो जाएगी। ओके। आज तक जो नी अवेलेबल है नी रिप्लेसमेंट, उसमें दौड़ना, कूदना, जंप करना, कॉन्टैक्ट गेम्स अवॉइड करने चाहिए। अच्छा। मॉडरेट कर सकते हैं, जैसे आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, घास के मैदान पे जॉगिंग कर सकते हैं। रेयरली घर में आग लग गई है, कुत्ते ने दौड़ा लिया तो आप भाग सकते हो। दैट आर एक्सेप्शनल सिचुएशन। ठीक बात है। रोजाना में आपको नहीं कर दौड़ना बचना चाहिए। तीसरी चीज, बहुत सारे लोग और बहुत सारे प्रमोशन होते हैं कि जी घुटने की सर्जरी कराई और मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। चल रहे हैं वीडियो, बिल्कुल कर सकते हैं, पर कितने दिन, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो उस पोजीशन में भी नहीं उस पोजीशन में बैठना अवॉइड करना चाहिए। अच्छा। कभी रेयरली आपके घर में पूजा है, आपको कन्यादान करना है, हाँ। किसी के यहाँ डेथ हुई, वहां पे जाके बैठना है, तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन आप इसको रूटीन 5 टाइम नमाज के लिए करें, ये आपके लिए बेहतर नहीं है। क्योंकि वो अभी प्रॉब्लम नहीं कर रहा। हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं कि लाइफ में एक बार हो। किसी को मैंने 65 साल पे किया तो 30-35 साल चले, उसकी जिंदगी तक चले, तो वो बेहतर है। लेकिन अगर आप जमीन पे नहीं बैठना, जमीन पे बैठना, उकड़ू बैठना, पालथी लगाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो लूजनिंग करता है। अच्छा। रेयरली आप कर सकते हैं। मैं इसको मिड पाथ करता हूँ कि जैसे मैं अपने मरीजों को कहता हूँ कि आप चेयर के ऊपर, जैसे मैं बैठा हूँ, इसके ऊपर आप बैठे हुए हैं तो आपका नी रिप्लेसमेंट हुआ है तो आप ऐसे बैठ सकते हैं। इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि इसमें इस पे नी पे स्ट्रेस नहीं हुआ, हमने हाथ से पकड़ा और ऐसे कर लिया। ये आपको बता रहा है कि आपके नी में फुल मूवमेंट है। आपको उतरना हुआ, आपने सिर्फ पैर नीचे लटकाया और बैठ गए। ये आप रूटीन करिए, दैट इज ओके। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो कभी कभी पूजा, कभी कभी जमीन बैठना भी आप नहीं कर पाएंगे। अच्छा। हाँ, तो ये करना चाहिए, ये कर सकते हैं, करना चाहिए। अगर आपको पेन नहीं है, बहुत अच्छा हुआ है, आप बिल्कुल ठीक है, तो करना चाहिए, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। लेकिन इसको रूटीन लाइफ में लाना ये ठीक नहीं। तो एक चीज आपने कही, बहुत ज्यादा दौड़ना कूदना ये सब मना है, इसके अलावा कुछ नहीं, बाकी सब कर सकते हैं। बाकी सब कर सकते। मैराथन दौड़ सकते, फास्ट रनिंग नहीं कर सकते। जो मैराथन मतलब 15-20 किलोमीटर वाली, वो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें धीरे करके आप 20 किलोमीटर भी चलेंगे तो, और वो भी साल में 1-2 बार करेंगे आप, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा कोई लिमिटेशन नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं। अब सवाल ये है कि एक बार आपने नी रिप्लेसमेंट कर दिया, वो कितने समय तक चल जाएगा, और फौरन बाद मरीज को आप क्या सलाह देते हैं, क्या करे क्या ना करे? मेरी तरफ से सिर्फ ये होता है कि अगर पेशेंट सारी एडवाइस फॉलो कर रहा है, वेल एजुकेटेड है, तो नी रिप्लेसमेंट की लाइफ मिनिमम 25 साल। अच्छा, तो जीवन काल हो गया, 25 से ज्यादा ही होगा इफ ही इज फॉलोइंग ऑल। अब ये है कि ओवरवेट हो गया, किसी दूसरी प्रॉब्लम से फ्रैक्चर हो गया, कुछ और कॉम्प्लिकेशन, दैट इज वेरी सेपरेट। बट ऑन एवरेज मैं मान के चलता हूँ कि एक नी रिप्लेसमेंट 25 साल चलना चाहिए। जो जिस तरह के एडवांस पॉलीथायरीन आजकल आ गए हैं, कोटेड इम्प्लांट आ गए हैं, तो 25 साल तो एवरेज लाइफ होनी चाहिए। अलग अलग पेशेंट में अलग अलग होता है। किसी पेशेंट का घुटना एकदम कर्व्ड होता है, उसकी लाइफ कम होती है। कोई ऑस्टियोपोरोसिस होता है, उसकी लाइफ कम होती है। कोई ओवर एक्टिव होता है, रोज 5 टाइम नमाज कर रहा है घुटने में सर्जरी कराने के बाद, तो उसकी लाइफ कम हो जाती है। ओके। और इस बात से कोई फर्क पड़ेगा कि उसने किस उम्र में कराया है?
रिमोटॉइड का पेशेंट जिसने 40 साल में सर्जरी कराई है, अगर उसको 90 साल तक जिंदा रहा तो हो सकता है उसको 1 या 2 सर्जरी करानी पड़े। अच्छा। लेकिन अगर आप रिमोटॉइड नहीं है और आपने 70 साल पे कराई है और 25 साल में बोल ही रहा हूँ तो 95 प्लस तो हो ही गया। तो ज़्यादा वजन नी रिप्लेसमेंट के पेशेंट को और ऐसे भी घुटनों के लिए ख़राब है जी। और नी रिप्लेसमेंट कराने के बाद फिर आपको वजन कंट्रोल में रखना चाहिए। एडवाइस होती है पर मरीज मानते कहाँ। जब नी का पेन खत्म तो मेरी तो ये एडवाइस होती है कि नी रिप्लेसमेंट कराइए, कराने के बाद आप रेगुलर रोज वॉक कीजिए, मिनिमम 45 to 50 मिनट्स वॉक कीजिए, यानी 5 किलोमीटर मिनिमम वॉक कीजिए। और वो लोग जो ये सोचते हैं कि नी रिप्लेसमेंट करा करके हमें घर में बैठना, तो फिर उन्हें नी रिप्लेसमेंट नहीं कराना चाहिए। यानी वो ये सोचते हैं कि आर्टिफिशियल नी है, इसे बचा के रखें। हाँ, ये धारणा गलत है। आप जितना चलेंगे उतना बेहतर आपके नीज काम करेंगे। नी रिप्लेसमेंट को डिले किया, यानी घुटनों के दर्द को बहुत डिले करना हो तो क्या करना चाहिए कि देर से आए उम्र में घुटनों का दर्द? खूब पैदल चलना चाहिए, खूब साइकिलिंग करनी चाहिए। यानी जितने घुटने आप चलाएंगे उतने वो चलेंगे। इसीलिए मैं स्लोगन देता हूँ, चलोगे तो चलोगे। बहुत सारे लोग डॉक्टर साहब ऐसा सोचते हैं कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आपके घुटने बदले जाएंगे, तो पहले वो डॉक्टर बदलते हैं, उसके बाद वो कुछ दवाएं लेते हैं, मालिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि 2-4 साल बाद सोचेंगे, अभी तो यही घुटने चला लेते हैं। तो ये सोच कितनी सही है? देखिए, किसी को भी अगर सर्जरी बताई जाएगी तो उसका राइट बनता है कि वो 4 डॉक्टर के पास जाए। पर अगर चारों डॉक्टर के पास जाने के बाद ऑर्थोपेडिक्स, स्टैब्लिश ऑर्थोपेडिक, ये नहीं कि आजकल बहुत जगह आयुर्वेदिक दवा ले ली, फिजियोथेरेपिस्ट आयुर्वेदिक, मैं एक स्टैब्लिश्ड ऑर्थोपेडिक्स की बात कर रहा हूँ जी। अगर मुझे मेरे पापा को और नी रिप्लेसमेंट एडवाइस किया गया तो मेरे को राइट है कि मैं 4 डॉक्टरों को पास जाऊं। अगर चारों ने ये कहा कि नी रिप्लेसमेंट जरूरत है तो उसे करा लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इमरजेंसी है, पर करा लेने का मतलब है कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में करा लेना चाहिए। क्योंकि जितना आप डिले करेंगे उतनी लिमिटेड एक्टिविटी होगी। जितनी लिमिटेड एक्टिविटी होगी, आपके पिताजी ऑलरेडी 65-70 साल के हैं, एक्टिविटी लिमिटेड है, उसमें पेन हो रहा तो और लिमिटेड है, फिर सर्जरी कराने न कराने के कंफ्यूजन में 5 साल और आपने डिले कर दिए। तो ये जो 5 साल जो स्टैग्नेंट पीरियड रहा ना, उस पीरियड में जॉइंट को तो छोड़िए, आपने हड्डियों को भी कमजोर कर दिया। हड्डियां कमजोर होने से ऑस्टियोपोरोसिस इसको बोलते हैं, जो जिसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट होता है ऑस्टियोपोरोटिक प्रिवेंशन के लिए वॉकिंग, एक एक्सरसाइज, एक्टिविटी। आप किसी को भी बिठा दीजिए तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी, चाहे वो एज मेरी ही क्यों ना हो। यानी अगर आपने अपनी एक्टिविटी कम कर दी, चलना फिरना कम कर दिया, तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी, तो हड्डियां खराब हो ही जाएंगी। हाँ, और अगर हड्डी खराब हो गई, जैसे आपने कहा कि 5 साल, और फाइनली घर में बहुत सारे लोग आते हैं कि जी हम सब तैयार थे, पापा नहीं तैयार हुए, दवाएं लेके ठीक कर लेंगे, नहीं पापा तैयार ही नहीं हुए कि जी हम सर्जरी नहीं कराएंगे। ऐसे लोगों का रूटीन फेट ये होता है कि पहले घर में घूमते थे, फिर अपने कमरे में हो गए, फिर टॉयलेट जाने के लिए भी छड़ी की जरूरत पड़ रही है, और एक दिन वो कभी अनफॉर्चुनेटली टॉयलेट जाते हैं और गिर जाते हैं और फिर फ्रैक्चर हो जाता है। अब वो जब फ्रैक्चर हो जाता है तब सारा घर कहता है कि अब घुटने भी बदल दो, अब फ्रैक्चर भी ठीक कर दो, तो वो नहीं हो पाता, तब रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आते हैं, और वही लोग नी रिप्लेसमेंट की सक्सेस को क्वेश्चन मार्क करते हैं। तो मेरी एडवाइस ये है कि अगर आपका कोई बेस्ट डॉक्टर है जिसकी जो आपके लिए वेल विशर है और आपको उस पर फुल फेथ है, तो जरूरी नहीं आप सबके पास जाएं। पर अगर आप 4 लोगों के पास गए और 4 में से 3 ने भी कहा कि सर्जरी करनी चाहिए, तो यू शुड गो फॉर सर्जरी। यानी वो इमरजेंसी नहीं है, लेकिन कोई लग्जरी ट्रीटमेंट भी नहीं है कि जिसे आप ना कराएं। जी। इसीलिए अगर आप बैठे हुए हैं तो आज ही से प्रण लीजिए कि कम से कम 20 से 30 मिनट की एक्सरसाइज से शुरू करके उसे कम से कम 40-45 मिनट तक बढ़ाइए। आप जितना चलेंगे आपके घुटने उतना ही आपका साथ देंगे। ये मत सोचिए कि ज़्यादा चलने से घुटने जल्दी खराब हो जाएंगे, इसका उल्टा ज़रूर हो सकता है। और दूसरी बात, जो बात हमें समझ में आई कि नी रिप्लेसमेंट की अगर नौबत आ चुकी है तो उसे टालने में आपका नुकसान ज़्यादा है, क्योंकि आपकी एक्टिविटी लिमिटेड हो जाएगी। पैसों के हिसाब से फैसला आपका है। इसके अलावा कोई सवाल होंगे तो हम ज़रूर फिर आपसे जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच नी रिप्लेसमेंट को इतने आसान तरीके से समझाने के लिए।